बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी की अगर बात करें तो मज़ीद इंकशाफात सामने आ चुके हैं, ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ चुकी है। और अगर पिंकी के पासपोर्ट की बात करें तो ये पिंकी का जो पासपोर्ट है ये 17 अप्रैल 2018 को कराची से बनवाया गया, हासिल किया गया, जबकि 12 अप्रैल 2023 को ये पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से एयरपोर्ट ज़राए ये कहते हैं कि जो है वो पिंकी सिर्फ एक मरतबा बरूने मुल्क गई और वो है आज़रबाईजान, उसका शहर बाकू। वहाँ पर ये तकरीबन 3 माह इसने गुजारे हैं। 25 दिसंबर 2018 को कराची एयरपोर्ट से इसने बाकू का सफ़र किया और 1 अप्रैल 2019 को वापस पाकिस्तान पहुंची। बहरहाल एक बात ये भी सामने आई कि ये बैरून मुल्क एक सफ़र इसका है और वो 3 माह का है। इसके अलावा मज़ीद इंकशाफा ये भी हैं कि इसकी मुबैना तौर पर 4 शादियाँ बताई जा रही हैं। मुकदमात की अगर बात कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी निकल रहे हैं। लाहौर जैसे शहर में 5 मुकदमात थे, हैरान कुन तौर पर एक दफ़ा भी नहीं पकड़ा गया या क्या मामला हुआ। अगर कराची की बात करें तो वहाँ पर 11 मुकदमात थे। हम बहरहाल आज बात करेंगे कि ये कौन सा नशा था, कैसे ये सारा कुछ ये फ़रोख्त करती रही है और ये कौन लोग थे जो इससे नशा खरीदने वाले थे या ये किन का नशा था। बहरहाल इसके ऊपर ये भी कह देंगे कि इसमें एक और नई कहानी भी सामने आती है सब इंस्पेक्टर राना अकरम की। जनाब ज़राए कहते हैं कि राना अकरम ना सिर्फ पिंकी के करीब आया बल्कि उसने मुबैना तौर पर पिंकी और उसके साथी किरण को एक कार्रवाई में गिरफ्तार करने के बाद भारी रकम और 2 गाड़ियां लेकर ज़राए कहते हैं उसने छोड़ दिया। बहरहाल इसके अलावा एक और करैक्टर इसमें भी है, उसका शोहर नासिर। मुबैना तौर पर उसके मुतल्लिक भी कहा जाता है कि जनाब उसने भी पहले वो अपने भाइयों के साथ मिलकर गेस्ट हाउस और दीगर कारोबार चलाता था, बाद अज़ा मुबैना तौर पर कोकीन सप्लाई करने का नेटवर्क का हिस्सा वो बना। ये सारे मामला क्या हैं और ये क्या फार्मूला था इसके नशे का, जनाब इस हवाले से आज आप बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब, कंसल्टेंट इंस्ताद मनशियात मुहिम। वेलकम कर दीजिए, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद रिजवी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि अब इस केस की अपडेट क्या है और मुबैना तौर पर 4 शादियों को कहा जा रहा है, मुकदमात भी निकलते जा रहे हैं, आखिर करैक्टर क्या है, कहानी क्या है, कौन कौन इसमें मुलव्वस है, अपडेट दे दे, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। शुक्रिया मियां साहब, आपने इस अहम मौजू पे एक बार फिर आज बात करने के लिए बुलाया। ये अनमोल उर्फ पिंकी जो है, जब आपको याद होगा कि पहले लाहौर में जो एक CIA का नाम था एक बड़ा, उसको ख़त्म करके नई एक फ़ोर्स बनाई गई, उसी के अंदर उसका नाम था OCU यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। उसके अंदर एक सेल नया बनाया गया, एंटी नारकोटिक्स यूनिट। ठीक है जी। वो सिर्फ मुकदमात वो डील करता था जो मनशियात के हवाले से लाहौर में दर्ज किए जाते थे। अगर उनको मुखबरी होती थी, ये एक अलहदा मतलब CIA के अंदर OCU के अंदर एक सेल बना दिया गया था। इसमें अलहदा बंदे तैनात किए गए, यानी 2 ये विंग बने थे, एक शुमाली लाहौर की तरफ और एक इधर इकबाल टाउन विंग में, इसका डिवीज़न में। इकबाल टाउन डिवीज़न में इसका सबसे पहला NIU का इंचार्ज लगा था, इंस्पेक्टर साबिक हैं वो भी मजरुल हक। मेरे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि इंस्पेक्टर मजरुल हक जो हैं वो भी बड़े मारूफ शख्सियत है, उनकी भी बड़ी दास्तानें हैं, हिस्ट्री है, वो उस पर फिर किसी दिन इंशाल्लाह बात करेंगे। उन्होंने इसको पकड़ा, वहाँ NIU जो है उसने पकड़ के इस पर पर्चा दिलवाया। इसको पहली बार उन्होंने पकड़ा था मजरुल हक ने। मनशियात भारी मिकदार में निकली, चूँकि ऐसे लोग होते हैं उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने होते हैं, पुलिस वालों के साथ दोस्तियाँ बनाते हैं, तो वो अनमोल और पिंकी उसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, पुलिस वालों के साथ दोस्तियाँ बनाई और वो बच गई। मुकदमा दर्ज हुआ कोट लखपत थाने में पहला। इसके भाई उसमें जो है ना वो जो रियाज बलोच है वो नामजद हुआ, उसको गिरफ़्तार भी किया गया और FIR जो आपने भी पढ़ी होगी उसमें लिखा कि जी ये पिंकी गाड़ी भगा के पुलिस वालों को टक्कर मार के तो निकल गई। ठीक है। अब इतना बड़ा अगर उसने वाक़या किया था, पुलिस वालों को टक्कर मारी, भाग गई गाड़ी लेकर, तो मेरा ख्याल है कि अगर पुलिस वाले हिम्मत करते तो वो रात तक उसको पकड़ सकते थे। आज की अगर आप बात करें, कोई मुल्ज़म आप देख लें, कोई क्राइम करता है या कोई डकैती वारदात होती है तो पुलिस, मैं नहीं समझता कि 48 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन विंग जो है फौरी तौर पर पकड़ लेता है। ठीक है। ये बात है हिम्मत की, ताकत की, सोच समझ की। अब मुझे नहीं लगता कि उस वक्त जो ये लोग थे ये इसको गिरफ़्तार करने में इनका कोई दिलचस्पी थी। उनका सिर्फ यही था कि खाना पूरी करें और माल पानी बनाते जाएं।
ठीक है। वो मजरुल हक तब्दील हुआ, उसके बाद ये राना अकरम, ये इसकी सारी नौकरी सीआईए की इस बंदे की, राना अकरम की। राना अब अकरम की। ये पोस्टिंग इनकी है अभी या अब रिटायर्ड ये है? अब इस महकमे को जो है खैरबाद कह गए, यानी जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाना था। कबल उस वक्त रिटायरमेंट ले ली? नहीं, कबल उस वक्त नहीं, पूरी 60 साल उम्र सर्विस इन्होंने पूरी की है, करके गए, ठीक है। और उसके बाद ये अब रिटायर हो चुकी हैं। बड़ा इन्होंने महकमे में जो है पुलिस मुकाबले किए, जिनको मुबैना पुलिस मुकाबले कहा जाता है, जाली बंदे मारे। ये बड़े मशहूर शख्सियत हैं ये राना अकरम साहब भी। एक इन्होंने अपना नाम बनाया हुआ कि मैं पुलिस मुकाबलों का मास्टर हूँ, तो इन्होंने अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए वो सीट ली थी NIU की इंचार्ज इकबाल टाउन की डिवीज़न की। वहाँ पे इन्होंने जब फिर पता लग रहा, चूँकि पुलिस है ना, CI है, इनको पता चलना चाहिए कि सोने की चिड़िया कौन सी है, ये उसके पीछे फिर चल पड़े, उसको पकड़ा, फिर उससे पैसे लिए, उससे हैरानी की बड़ी बात है कि गाड़ी जो है वो पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, चढ़ा दी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया पुलिस कुछ ने। भी नहीं हुआ। अच्छा, इसको- दूसरी एंट्री एक और है, नासिर अली कौन है? देखिए, नासिर अली जो है इस अनमोल और पिंकी, इनका दूसरा जो है मुबैना तौर पर शौहर है, इससे भी दूसरा? शादी हुई है, और वो वजीराबाद गुजरांवाला का रहायशी है। ये दोनों मियाँ बीवी जो है, हमारे ज़राए कहते हैं कि ऑनलाइन आर्डर जो है ये लेते थे, मुख्तलिफ होटल, मुख्तलिफ जो पार्टीज होती हैं, डांस पार्टीज पॉश एरिया में। अच्छा, ये वहाँ वादा कर दें कि नासिर अली ने इसको इस काम पे लगाया या इसने नासिर अली को इस काम पर लगाया? देखिए- या नासिर अली का किरदार क्या है? देखिए, नासिर अली जो है वो इसका शौहर है, दोनों ने पैसे कमाए हैं। वो पैसे- नासिर अली ने कब इसे छोड़ा? देखिए, वो छोड़ा नहीं, वो जब हालात टाइट हुए, यानी पुलिस ने इनके खिलाफ शिकंजा तैयार करना शुरू किया, सख्त से सख्त, ये उन्होंने, उसे पता था कि मैं पकड़ा के तो बाहर नहीं आऊँगा। इन पे आप मुकदमात देख लें, जितने आज लाहौर में 5 मुकदमात इनके, पिंकी और उसके भाइयों के निकले, उनमें मनशियात की आप तादाद देख। लेकिन नासिर अली के ऊपर और राना अकरम के ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं है। राना अकरम के ऊपर 155C के मुकदमे होंगे, 302 के मुकदमे होंगे, क्यों कि उन्होंने पुलिस मुकाबले जाली किए हुए हैं। और नासिर अली के ऊपर कोई मुकदमा? नासिर अली का भी रिकॉर्ड कोई सामने नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ है, उसका रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस खुद इसको अब सारे मामले को हाई ये लेवल भी पे तो है ना इसकी कि चीज़ें- अब हर बंदे को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हर एक को इन्वॉल्व कर दें और हर एक को जो रगड़ा देखिए, दें। जब तक उसका सारा नासिर अली का रिकॉर्ड सामने नहीं आएगा, उस वक्त हम कुछ कह नहीं सकेंगे। क्योंकि मेरी बड़ी अंदर तक ये जो CI के बड़े नामवर लोग हैं जिन्होंने वाकई काम किया है, उनसे बातें हुई, ये सारी तफसीलात हमने सबसे पहले दी थी। शायद आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में भी कि ये इसका शनाख्ती कार्ड है, ये इसका शौहर है। जी बिल्कुल, आपने ब्रेक की थी और ये अमान जो है फरार हो गया था, क्योंकि ये पिंकी इसलिए नहीं जा सकी, इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक था, अगर वरना ये अगर निकल इसका जाती। हाँ जी बिल्कुल, और यही अगर- वजह जी, सामने जी, आई है कि इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक था और बिल्कुल, पासपोर्ट। और ये पकड़ी गई। जब आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा, अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वो शनाख्ती कार्ड इमिग्रेशन वाले एंटर करेंगे, तो सारी आपकी बायोडाटा बाहर आ जाएगा। अब वो जो है रजिस्टर में इंदराज वाला सिस्टम खत्म है, ठीक है, वो सारी चीजें सामने आएंगी, तो बिल्कुल वो वजह जी। पूछते साथ हैं। ही रहिए शाहिद रिजवी साहब, आपने काफी तफसीलन हमें बता दिया। कंसल्टेंट निसाद मनशियात मुहिम जनाब सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, आप हमें ये बताएं कि सारी बातें होगी, इसने क्या किया, फलां किया, कौन कौन इन्वॉल्व, हम तो वो बात अब आपसे नहीं करनी, आपकी इसके ऊपर राय ये लेनी है। आपने बहुत काम किया, ये कौन सा ऐसा फार्मूला था कोकीन का कि ये जो है वो बड़ी फेमस थी और ज़राए हम कहते हैं कि जी बड़े बड़े लोगों को जो सप्लाई की जाती थी? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। सबसे पहले तो देखना ये है कि ये मसला जो है ना, ये इससे पहले भी कई इशू और कई स्कैंडल निकले हैं। अब मुझे जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि कोकीन जो एक्सपेंसिव नशा है और ये बड़े लोगों का है, और जो मैडम ये किंग थी इस की, वो अपर क्लास के लोगों के साथ उसके रवाबत थे। तो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कोकीन का रेट तो मैडम कोकीन अब बता रही है ना कि 20,000 और 25,000। मैंने तो कई बार पहले बता दिया कि सबसे सस्ते से सस्ता नशा वो 100 रुपये का, और महंगे से महंगा नशा 24 से 25,000 कोकीन का। नशा कौन? सबसे महंगा तरीन यही नशा कोकीन का, जो आपको अलर्ट और प्लेजर देती है। अब उसने जो मेरे लिए हैरानकुन बात है ना, वो ये है, देखें हेरोइन जो है ना, उसकी तैयारी में 11 किलो आपको ओपियम चाहिए, 11 किलो अफीम चाहिए।
जिसके ज़रिए आप 1 किलो हीरोइन लेते हैं, उससे पहले आप मॉर्फिन लेंगे केमिकल मिक्स करके एस्ट्रेगिन हाइड्राइड। अब लोग कहेंगे पता नहीं जुल्फकार साहब वो फार्मूला ही बता रहे हैं, उससे 11 किलो ज़ाहिर ओपियम आप से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 11 किलो ओपियम में से 1 किलो आप हीरोइन लेंगे, फर्स्ट मॉर्फिन एंड देन केमिकल मिक्स करने के बाद आप उसको हीरोइन लेंगे। अब ये जो कोकीन तैयार कर रही है, मैं खुद पेरो होके आया हूँ, विजिट करके मैक्सिको भी मैं होके आया हूँ। पेरो दुनिया का वाहिद दुनिया का बड़ा मुल्क है जो कोकीन की प्रोडक्शन के हवाले से, पत्ते तैयार होते हैं वहाँ, ग्रोथ वहाँ से ये लंबिया और बोलिविया शिफ्ट होती है, वहाँ से इसका पेस्ट तैयार होता है और वो मैक्सिको आता है। मैक्सिको में इसको लफ्ज़ जो मिलावट हम कहते हैं इसे कट बोलते हैं, यानी इसमें कट लगाने के बाद ये जहाँ पहुँची। अब वो बीबी कहती है कि जो मैं तैयार कर रही हूँ ना, कोई साइंसदान भी मेरा आके मुकाबला कर ले, मैंने तैयार किया है सिंथेटिक केमिकल ड्रग्स को लेके उसके ऊपर ऑर्गेनिक कोकीन है वो ग्रो की है, उसकी प्रोडक्शन भी डबल हुई है और उसका जो प्लेयर है मज़ा वो भी ज़्यादा है। अब नवीद साहब होता ये है, महफिलों में बड़ी पार्टियों में आपने 25,000 रुपए की शराब की बोतल पी है, 20,000 की वलैती, जारी बात ये गरीबों का नशा थोड़ा है। आपने जब घर वापस आना है तो हम तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ना शराब के वो डिफरेंट है, यानी 8 पेंट्स 8 ग्राम डेली बंदा पिएगा 5-6 दिन, और औरत जो है 5 दिन पिएगी, 2 छुट्टियां करेगी, मर्द। हमारे यहाँ तो क्या होता है, ये बोतल है ना पानी, ये जब तक आखिरी कतरा भी नहीं इसका जाता हम उस बोतल को वैसे भी ड्यू रिस्पेक्ट जायज ही नहीं है। और नहीं सुने तो सही ना, ये पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ जो वो बात कर रही है। अब जब वो एक बोतल आपने या 1.5 बोतल या आधी बोतल पिए शराब की पार्टी में, अब घर आना है, आप लड़खड़ा रहे हैं, आप कोकीन की डोज लेते हैं। अब देखें 25,000 की कोकीन की जो आपको अलर्ट करती है, हशाज बशाज करती है, फिर जब घर आते हैं वापस तो घर वाले क्या कहते हैं, शुक्र है या अल्लाह अपने कदमा से चल के थे आया, कि डिग के नहीं आया। तो सर वो बात कर रही है अपर क्लास। आप देखें उसने ग्लैमराइज कर दिया है, हम तो लफ्ज़ों में बात करते थे ना कभी कभार कि जी इसकी रेट क्या है, STC एलर्जी टैबलेट का रेट क्या है, हीरोइन का रेट क्या है, इंजेक्शन का रेट क्या है। उसने तो डायरेक्टली बता दिया कि अपर क्लास के लोग जो हैं, अपर क्लास की नौजवान नस्ल जो अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है, ये उनका नशा है। मियाँ साहब मैं एक बात बताऊं, आपके प्रोग्राम की वसात से मैं कहना चाहता हूं कि यार मत छेड़े, मत जिक्र करें उन लोगों का जिनके बच्चे, चाहे वो अपर क्लास के हों, चाहे मिडिल क्लास के हों, चाहे लोअर क्लास के हों, जिनके बच्चे नशा कर, यार वो तो माँ बाप पहले ही मर चुके हैं। मियाँ साहब आप दौलत के अंबार एक साइड पे लगा देना, आप बिलीव करें, मेरा यकीन करें कि जिस घर में ये कोकीन, हेरोइन, STC LSD टैबलेट, शराब, गुटखा, जो भी चीज़ दाखिल हो जाती है ना, आप बिलीव करें उस घर में जो उसके घर का सरबराह माँ और बाप, सर वो हिल जाते हैं, वे हिल जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं अब इसको छोड़ दें। इसलिए अब नए स्कैंडल की बात करें, इसके बाद कौन सा स्कैंडल आएगा? नहीं, ये तो एक है ना, एक पिंकी। सर इससे पहले तो ओवरऑल सिस्टम के ऊपर काबू पाना है ना। सर हमने, और हमें मुझे ये भी बता दें कि ये कितना नुकसानदेह, इससे डेथ हो सकती है। सर ये आपको ना ये देखें, पार्टियां होती है ना बड़े बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी हिडन पार्टियां जो होती हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, ट्रे के ऊपर रख के ना आपको पेश की जाती है कोकीन, आप सिर्फ करते हैं, जो आपकी पार्टी में नहीं जाता उसको आप बाहर निकाल देते हैं। सवाल सिर्फ ये है चौंचले नहीं होते जो अल्लाह ने ना, तो अल्लाह ने एक दफा किसी ने अगर कर लिया तो वो लग जाता है। सर देखें, एडिक्शन इज नॉट ए डिजीज, एडिक्शन इज ए हैबिट, ये आदत है जो बार बार आप करने से आपकी बीमारी बन जाती है। और एडिक्शन इज नॉट ए, मैं जिस तरह का डिजीज, इसके अलावा इसकी इंटरनेशनल हैबिट जिससे क्रॉनिक डिजीज, ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। आप जब आप डिपेंडेंट हो गए ना, देखें ये पानी की बोतल है ना, मैं ज्यादा ज्यादा इसको हाफ पीऊंगा, अगर मैं ज्यादा पीऊंगा तो फिर जनाब मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो एडिक्शन में ये है, 1 ग्राम चर्स लेते हैं, 3 महीने इस्तेमाल करते हैं, फिर आप डोज बढ़ाते हैं, फिर वो 6 महीने करते हैं, फिर आप आ जाते हैं उसके ऊपर शराब पे आ जाते हैं, शराब नहीं हीरोइन पे आ जाते हैं। आपके बॉडी का लेवल है, आपके बॉडी का लेवल जब पूरा होगा किसी भी एडिक्शन से तो तब आपको प्लेजर मिलेगा। और उसने ये बता दिया है कि जनाब मेरे तो बड़े बड़े गाहक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ अदारे जो काम कर रहे हैं उनको करने दें। अभी एंटी नारकोटिक्स 4 के DG जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें रिपोर्ट देंगे
और मुझे उम्मीद है कि जाहिर बात इसमें एक अदारे ने काम नहीं किया होगा, इसमें बहुत से, और सबसे जो मेजर रोल आ जाता है वो है ANF का, और ANF ने इस पे होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा। मुझे इतना यकीन है कि अब वो जब सारी बातें पेश करेंगे, हमारे तो जितने प्रोग्रामों में शामिल हुआ हूं ना, मेरे साथ सारे क्राइम रिपोर्टर बैठे हैं। अब जिस तरह शाह जी बता रहे हैं कि उस पर 5 पर्चे हैं, अब देखें 2022 का जो अमेंडमेंट की है जो नारकोटिक्स एक्ट में, 100 ग्राम जो जिसके पास 99 ग्राम जो है वो 1 लाख, उसके बाद उससे बढ़ जाता है 1000 से कम है वो बी आता है, और उसके बाद जो 1380 ग्राम, पुलिस के जितने आप पीछे पर्चे देख लें उसमें ये मेरे से इत्फाक करेंगे 1400 ग्राम होती है या 1380 ग्राम होती है, जितनी भी रिकवरी आप डालते हैं। तो सजाएं पनिशमेंट, लेकिन उस पे पर्चे जो उन सजाओं जो अमेंडमेंट से पहले के हैं, अब जो भी उसके साथ इन्वॉल्व है, अब मियां साहब पकड़ा किसी ने, मियां साहब एक और बात याद रखें जो मैं वावेला कर रहा हूं ना, वो ये हुआ है कि आप एक बंदे को पकड़ते हैं ना, पहले डर खौफ होता था, यार वो बंदा पकड़ा गया ड्रम में, माफी तौबा, और सर जी अब एक को पकड़ते हैं दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं तीसरा तैयार, डिलीवरी नहीं रुकती, जो मर्जी। सर पीने वाला और बेचने वाला, इस तरह ये गहरी दोस्ती है इनकी आपस में। सर आप घर वाले को छोड़ देते हैं, यूजर जो है, रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, आप डीलर के पीछे भागते हैं, क्यों? वो आपका माई बाप है, उसने आपको डिलीवर करना है। तो इसके लिए ना हमें कोई पॉलिसी, कंप्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी, कोई डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने चाहिए, अवेयरनेस के प्रोग्राम करने चाहिए, कोई रिकवरी प्रोग्राम करना चाहिए, कोई स्किल डेवलपमेंट। सर हम सप्लाई, अच्छा अवेयरनेस तो ठीक है आप भी दे रहे हैं, ये प्रोग्राम शुरू होने चाहिए। जो लोग फरोख्त कर रहे हैं कि उनको, सर उनको कैफे किरदार, आपके पास कानून है ना, आपके मुल्क में 2 मरतबा सजाए मौत है ना, अब आप सजाए मौत दे रहे हैं, आपको सजाए मौत आपकी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह खत्म कर दी गई है। मैं कब कहता हूं आप बंदों को ना किसी, आप पकड़े उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएं, लेकिन सवाल ये है वो आपका एक अलहदा काम है, वो जो भी दायरे काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम है कि आप समझते हैं पकड़ दकड़ से सारा मसला हल हो जाएगा। और मियां साहब 1 करोड़ बंदा नशा कर रहा है, माशी हालात देखें, उसके लिए भी काम करें। हम तो देखें पॉजिटिविटी के साथ कार्य करते हैं, कभी नेगेटिविटी को नहीं हवा दी। आपका तो बहुत सारा राब्ता होता होगा लोगों से, पेरेंट्स के, क्या कितने परेशान होते हैं लोगों? मैंने आपको एक बात कही है कि ड्रग जिस घर में दाखिल हो जाती है ना, मैं क्या कहूँ मियां साहब आपको, सुकून भी खत्म, सर दरो दीवार हिल जाते हैं। और जिनके दौलत ज्यादा होना भी अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह ये जो दी है ना मुझे, इस दौलत की वजह से मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। सर जी माँ जो है ना, माँ अल्लाह ने कितनी उसको ताकत दी है, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ। माँ, बच्चा और बच्चे, मुझे अभी फोन आते हैं कि अब तो आपकी बातें सुनकर हमारे बच्चे जो आते हैं ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम तो उनके कपड़े भी उतारते सूंघते हैं कि यार इसमें कहीं कोई स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर जो मामला था आपके सामने ही है, कई दफ़ा हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। सर मियां साहब क्या बताऊँ आपको, अगर एक स्टोरी पकड़े ना, एक स्टोरी, तो उसमें मैं 2-3 घंटे गुफ्तगू कर सकता हूँ कि उसके बच्ची ने किस तरह शुरू की, कितना पैसा उसको पॉकेट मनी मिलता था, किस तरह वो यूनिवर्सिटी में एक गाड़ी में जाता था, बाप के पास कितनी दौलत थी, बाप के पास टाइम नहीं था, माँ कहती थी बाप को बेटी और बेटे पे नज़र रखो। सर हालात इस तरह के हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि माँ बाप को मत कोसिए यार, माँ बाप तो बेचारे पहले ही मरे हुए हैं अपनी औलाद की वजह से। आज वो दौर आया है, हम तो फिर भी, हमें तो फख्र है कि हमारे वालिदैन, मेरे वालिद लेबर लीडर थे, मैं तो उन्होंने जो मेरी तरबियत की। सर आज के बच्चे तो माँ बाप का गिरेबान पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं नशे लिए पैसे ऐसे रख। सर मैं ऐसी खवातीन को जानता हूँ, ऐसे घरों को जानता हूँ जो मुझे फ़ोन करते हैं कि बच्चे का इलाज करवाना है, तो मैंने कहा बच्चा कब नशा, कहते 3 साल हो गए, तो मैंने कहा 3 साल में इलाज क्यों नहीं करवाया? कहने लगे वो स्टिग्मा जो हमारी शख्सियत पे ना लगे, हमारे रिश्तेदारों नेबर, हम तो खुद उसको 5000 रुपये देते हैं कि जाओ जाके, बल्कि टेलीफोन करते हैं डीलर को, वो आके हमें दे के जाता है हमारा बच्चा घर में ही नशा करे। सर जी हालात तो ये हैं। वेरी सैड। शाद रिजवी साहब, ये आपको नहीं लगता कि अनमोल और पिंकी ने इस सिस्टम को खोल कर रख दिया है, ख़ास तौर पर पुलिस का जो निज़ाम है, कि इतने मुकदमात होने के बावजूद लाहौर जैसे शहर के अंदर जो है वो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका? देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, या तो इसमें किसी आला पुलिस अफसरान की भी आशीर्वाद हासिल थी उस
दूसरा कुछ सियासी ऐसी सिफारिश हो सकती है जिसकी वजह से इसको छोड़ दिया जाता था। और ये सिर्फ या- एक पिंकी नहीं, कई पिंकियां मियां हैं। साहब, और इससे ज्यादातर मैं- ये देखा जाता है कि आप- देहातों के अंदर, दही इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर औरत का सहारा लिया जाता है, और औरत ये जो है वो कारोबार में, गंदे धंधे में मुबैना तौर पर मुलव्वस होती मैं हैं आपको औरतें। अभी मियां साहब इसका भी गांव का भी बताता हूँ। 800 इसके मोबाइल फ़ोन के अंदर से नंबर निकले हैं ऐसे जो मशकूक हैं, जो मनशियात फ़रोख्त करते हैं। लाहौर, कराची, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो नेटवर्क फैला हुआ है। क्या पुलिस ने या दीगर जो इदारे हैं, सिक्योरिटी हमारे इदारे हैं, उन्होंने क्यों नहीं अभी तक छापे मारे? 4-5 दिन हो गए इसके मोबाइल से उन्होंने निकाल लिया नंबर। पकड़े तो सही उन लोगों को। 800 बंदा पकड़ना मुश्किल नहीं है। जहाँ पुलिस अगर चाहे तो 8000 बंदा पकड़ लेती है एक दिन में। शाह जी उसमें यूज़र भी तो सर होंगे ना। सर बात वही आ रही है, गुजारिश यही है कि पाकिस्तान में अगर उसका 800 बंदा का अगर नेटवर्क था जो उसके सब एजेंट थे, उसमें पहले किसी को ये आदत डालती थी, फिर उससे बिकवाती थी। ये खुद भी पहले इसका वो नशा करती थी, बाद में इसने ये काम सीख लिया और शुरू कर दिया फ़रोख्त करना। कि इससे तो रातों रात यूजर थी पहले। जी, सुनने में यही आ रहा है कि ये इस्तेमाल भी करती थी। उसके बाद इसने ये फ़रोख्त शुरू कर दी कि ये तो रातों रात अमीर होने वाला बड़ा अच्छा कुलिया है। आपको याद होगा पिछले साल मांगा मंडी में एक औरत पकड़ी गई थी जो कम सिन बच्चे को आइस का नशा करवा के और उससे गलत हरकत करती थी, याद होगा। अब आप देख लें, ये मांगा मंडी लाहौर का नवाही इलाका है। वो उस बच्चे को आइस पिलाती थी और बच्चे ने खुद ये सारी चीज़ें अपनी ज़ुबानी बताई हैं, और वो खबर भी मैंने ही दी थी कि ये औरत इस तरह से करती है। क्या बना होगा? मेरा ख्याल है उसकी ज़मानत हो गई होगी, बाहर आ गई होगी। पुलिस जब तक इसमें ठोस चलान, ठोस शवाहिद, ठोस सबूत के साथ अदालत में ये चीज़ें पेश नहीं करेगी, तब तक ऐसे लोगों को सजा ही नहीं होनी। आप देख लीजिएगा, आप ये शाह साहब, हम शोर डाल रहे हैं, वो ये है, वो पिंकी, वो है पिंकी, टॉप ट्रेंड बन गया हमारा। पूरी दुनिया में पिंकी पिंकी हो रही है। सर आपको डाइवर्शन दी आप गई देख है। लें, आप बजा फरमा रहे हैं, हर बंदे की जुबान पे है कि जी पिंकी। आप सोशल मीडिया के किसी भी ऐप पे चले जाए, सामने खोले तो पिंकी की फोटो आ जाती है। पिंकी है क्या? इसको ये पुलिस ने बनाया, नहीं तो वो कुछ भी नहीं थी। तो उसकी जो गुफ्तगू सुनी आपने, वॉइस मैसेज, सर वही बात है ना, वो समझते कुछ नहीं थी कि आज भी उसके कोर्ट में पेश किया है, तो पुलिस ने जो है वो बोलना चाहा तो उसने, तो पुलिस ने जो है शोर डाल दिया। शोर डाल दिया। इसीलिए ना कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए, कि वो सच ना बता दे। आप उसकी जो पहली पेशी थी वो सुन लें कि उसने क्या गुफ्तगू की थी कि मुझ पे ये भी डाल दिया, मुझ पे वो भी डाल दिया, मुझसे ये कराया गया, मुझसे वो कराया गया। कहाँ जाएगी पुलिस? और आपको मैं ये बात बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में या 15-20 दिन या 1 माह बाद ये पंजाब पुलिस के हवाले हो जाएगी, क्योंकि सिंध पुलिस से ये संभाला नहीं जाना। उन्होंने अपने गले उतार के पंजाब पुलिस के हवाले इसको कर देना। जो 5 मुकदमात हैं, लाहौर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन विंग, वो इसको चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर दे दी है कि पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जी, जाएगा। जी। ये आपने बड़ी खबर दी। मैं आपको बता रहा हूँ, वसूख से ये बता रहा हूँ कि उन्होंने तैयारी कर ली हुई है। वो अपने ला अफसरान से इस बारे में सारी वो मीटिंग्स कर रहे हैं, पुलिस अफसरान की। इसको अगर हम ये जो बरियत हुई है 5 मुकदमात में, ये क्यों हुई? नहीं, किसने करवाई? शाहजीब साहब, पंजाब पुलिस क्यों इसको अपने पेटे डालेगी? देखिए वो अब सिंध वाले कहेंगे चले जी आप ले लें। अब हाँ, बात वो देखिए, उनके लिए एक टेस्ट ये तो केस एक मलबा है। सर जी, उनके लिए टेस्ट केस है। जी। देखिए, सबसे पहले वो पकड़ी गई तो उसका रौला यही निकला, अगले दिन पर्चा कोट लखपत वाला बाहर आ गया। मतलब पुलिस वालों के पास या हमारे पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे लगता है कहीं गेम बनाई गई है कि ये पकड़ी गई, उधर से अगले दिन पर्चा भी आ गया जी कोट लखपत, फिर उससे अगले दिन एक और पर्चा आ गया, फिर उससे अगले दिन एक और पर्चा आ गया। सारे इसके भाइयों की तस्वीरें, रिकॉर्ड सारा मेरे पास भी आ गया। ऐसे दरअसल बांटी जा रहे थे कि ये देखो ये है रिकॉर्ड। अब ये सारे इसके पर्चे वो चेक करेंगे कि इनको हम किस तरह अदालत में वो करें चैलेंज। उन्हीं मुकदमात में फिर इसकी भाइयों की भी और इस खातून की भी तलबी लगवा के ये इनको अपने पास लाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको वो जो पहली सजाएं हैं वो इसकी बरियत है फैसला वो मुअत्तल कराएं और इसको सजा दिलवाएं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है यहाँ पे जी, मेरी राय है कि ये एक टेस्ट केस है सिंध गवर्नमेंट के लिए।
मैं सच्ची बात, और ख़ासकर कराची की पुलिस के लिए, ठीक। और इसको बड़ी हाइप दी गई है और हर एक को बता दिया गया है कि भाई नहीं, वो अगर पंजाब पुलिस के हवाले करेंगे तो नाकामी नहीं होगी। सर पंजाब पुलिस का तो देखे जो काम है उनके 11 मुकदमा वो तो सीसीडी हमारी और पंजाब पुलिस काउंटर नारकोटिक्स 4A ने वो कर रही है इसमें। लेकिन सवाल ये है कि जिस जगह पे ये वाकया हुआ है, जहां से इसको हाइप दी गई है, तो फिर देखें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो भी अपना काम करे ना। वो सारी बात हमने तो अपना काम यहाँ किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने या अदारों ने वो कर रहे हैं, लेकिन जिनका असल काम है, जिनके अब देखें ना, शजील मेहमद साहब ने जो बयान दिया है कल या परसों, उन्होंने कहा है जी हमारे पास वो लिस्ट आ गई है। जिस तरह मैंने पहले कहा, देखें वो वालिदैन बेचारे बेबस हैं, अगर कोई बंदा नशे पे लग गया, ही इज ए विक्टिम, मैं तो उसे विक्टिम कहूंगा। आपने उस चीज को रोकने के लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग तैयार करनी है, आप वो तैयार करें जो जिसके लिए आपने नए लोगों को इन्वॉल्व करना है, उसको रोकें। शाह साहब, मैं गुजारिश ये कर दूं, आपने बड़ी इस पर रिसर्च की हुई है, मुझसे ज़्यादा आपकी रिसर्च है। ये जो इंटरनेशनल स्मगलर्स हैं ना, जो ड्रग्स बनाते हैं ममालिक छोटे जी, मियाँ साहब ये इसको रुकने नहीं देंगे हमारे मुल्क में भी। मतलब एक आपको पता वीड है, वो 10 यहाँ ग्रो होती है, यहाँ ग्रो हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि इतनी महंगी हम सोच भी नहीं सकते। तो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल ड्रग्स जो डीलर्स हैं वो भी उनका भी हाथ है? बिल्कुल है, होता है, क्यों नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रज़वी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब, आपने भी अपनी माहिराना राय दी। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम मामले के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक मुलाजमीन का दरीना मुतालबा था पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन का, जिसमें बेनेवलेंट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस का मामला था, और वफाकी हुकूमत की जानब से 3 माह में तमाम वाजबात क्लियर करने का ऐलान किया गया है। देखते हैं कि ये 3 माह में ये वाकई क्लियर करेंगे या नहीं। ग्रेड 1 से 10 मुलाजमीन के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी, और ग्रेड 11 से 16 के मुलाजमीन को 10 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है। इसी तरह ग्रेड 17 की अगर बात करें, और उस ऊपर के अफसरान के लिए 15 लाख रुपए का पैकेज तैयार किया गया है। और मुलाजमीन का ये दरीना मुतालबा था, हुकूमत ने बड़ा रिलीफ दे दिया है। अब कितना टाइम बाकी रह गया है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और वाकई ये हुकूमत की जानब से अगर वफाकी हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है, तो क्या पंजाब और दीगर सूबे इसको तस्लीम करेंगे? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वफाकी हुकूमत की जानब से ऐलान तो कर दिया जाता है, तो सूबे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। तो इस पूरे मामले के ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं राना खालिद फ़रूक साहब, सदर हैं AG पंजाब लाहौर के, और सीनियर सहाफ़ी अशरफ मुताब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी। सबसे पहले राना खालिद फ़रूक साहब की तरफ चलते हैं। राना खालिद फ़रूक साहब, क्या कहते हैं इस पूरे मामले के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मौका दिया, बहुत शुक्रिया। असल में हकीकत ये है कि पाकिस्तान में मुलाजमीन को रिलीफ देने में हुकूमतें कभी भी संजीदा नहीं होती। अरसा दराज से हमारा ये मुतालबा है, कई दहाइयों से हमारे ये ज़ाती पैसे हैं, ये मुलाजम का ज़ाती पैसा होता है इंश्योरेंस का, जो कि उनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ये अदायगी आज तक नहीं हुई। इसके लिए बारहा अदालतों में जाना पड़ा, आला अदालत ने इसका फैसला किया। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये है कि अगर ये फैसला हो गया है तो ये मुलाजमीन को पैसे मिलेंगे कब? बिल्कुल यही सवाल है। बात ये है, उससे अगली बात सर ये है कि आया ये पैसे फेडरल गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद क्या 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबे इसके पाबंद हैं को पेमेंट कर देंगे? क्योंकि आज तक ऐसे हुआ नहीं है। बहुत मुश्किल ऐसा मामले होते हैं जब जब पेमेंट का मामला आया। हुकूमत ने हमेशा लैतुलाल से काम किया। तो हमारी तो गुजारिश यही है कि खुदारा अगर हमारी अदलिया ने और हमारी हुकूमत ने अगर एक बार फैसला कर लिया मुलाजमिन को हक देने का, तो खुदारा एक बार इनकी पेमेंट करवा दी जाए। तो ये मेरे नाज़रीन को बता दें कि ये पैसे कहाँ से आते हैं? क्या हुकूमत ने अपने पास से अदा करने होते हैं, या मुलाजमीन की तनख्वाहों से रिडक्शन होती है? और ये जो है वो तखीर इसमें क्यों की गई, रोका क्यों गया था? देखें जी, जितना भी पैसा है ये सारा मुलाजमीन का अपना पैसा है। ये हमारी तनख्वाह के अंदर से एक मामूली जो माइनर रकम हमेशा हर महीने काटी जाती है। जैसे हम स्टेट बैंक में या स्टेट लाइफ के अंदर जो इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहाँ पे हमारी माहाना किस्त होती है, इसी तरह यहाँ पे मुलाजम की तनख्वाह में से माहाना कटौती की जाती है। और होना ये चाहिए था, असूल ये था कि जितने पैसे मुलाजमीन के काटे जाते हैं उतने पैसे उसके बराबर जो पैसे हुकूमत पाकिस्तान देती है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब बंदा मेच्योर हो जाता है तो ये बंदे को उसकी पेमेंट की जाती है। या अगर डेथ हो जाती है खुदा ना करे
तो उसके वरासा को पेमेंट की जाती है। लेकिन कई दहाइयों से पाकिस्तान में ये जो बुनियादी हक था, जो कि मुलाजमीन का अपना पैसा था, वो उनको आज तक अदा नहीं हो सका। अल्लाह करे अब हो जाए, हमारी तो दुआ है, बल्कि ये अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा ये पेमेंटें करवाएं, ये लोगों का बुनियादी हक है। ये हुकूमत पाकिस्तान एक रियासत की तरह होती है, रियासत एक माँ है, और ये अपने बच्चों का ख्याल करें और ये अदायगियाँ जल्द से जल्द करवा दी जाएं। राना खालिद साहब, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर के कितने मुलाजमीन होंगे जिनको ये अदायगियाँ की जानी हैं? मुहतात अंदाजे के मुताबिक या मौजूद डाटा के मुताबिक 14 लाख मुलाजमीन फेडरल गवर्नमेंट के हैं जिनको ये अदायगियाँ होनी हैं। इसी तरह जो सूबों की तादाद है वो इससे भी ज़्यादा है, और चूँकि अदायगियाँ कई दहाइयों से पेंडिंग है, इसलिए मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। राना खालिद फारूक साहब साथ ही रहिएगा। अशरफ मुमताज साहब ने स्टोरी ब्रेक की है, और इस वक्त ये स्टोरी की अगर बात करें तो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है। और खुशखबरी तो अशरफ मुमताज साहब ने सुनाई है कि वफाकी हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है, लेकिन अशरफ मुमताज साहब बात ये है कि फैसले तो हो जाते हैं, लेकिन अमल दरामद क्या वाकई होगा? अंदर की बात बता दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा आपने ये इशू उठाया है। मतलब इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और अब भी मैं इस पे कर रहा हूँ बात। ये है कि ये कोई एहसान नहीं है किसी का। ये कोई हुकूमत कहे ना कि हम दे रहे हैं पैसे और हम बड़ा कोई वो तीर मार रहे हैं, तो ये नहीं बात। ये वो पैसे हैं जो उनके बेचारों की तनख्वाह से काटे जाते हैं, और वो 25 साल की सर्विस जब पूरा करता है तो उसके बाद रिटायर होता है, तो वो उसको ये चीज़ें मिलनी होती हैं। 25 साल थोड़े नहीं होते। अगर इनके पैसे, कटे हुए पैसे किसी बैंक में रख दें तो मेरा ख्याल है कि रखे तो होंगे, हुकूमत कहाँ रखती है अपने पास, तो नहीं बैंकों में रखती है। ऐसे ही। तो इसके ऊपर जो सूद है वो कौन खाता रहा है, कहाँ जाता रहा है वो? हालांकि जब ये मुलाजमत में आते हैं तो उसके साथ जो इसके अंदर शिक होती है वो ये होती है कि जितने पैसे काटेंगे उससे उतने या उससे थोड़े से कम हुकूमत का ये उसके आइन के मुताबिक और जो उसका दस्तूर है उसके मुताबिक उनको देने लाजम है। लेकिन हुकूमत नहीं दे रही, कहती है जी हमारे ऊपर बड़ा बर्डन है, हमारे ऊपर बोझ बड़ा है, ख़जाना खाली है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ख़जाना खाली है तो ये 2 घंटे के अंदर, घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर ये जो है हमारे वज़रा MP MN इनकी तनख्वाहों में कैसे इजाफा हो जाता है? वो भी तो वहीं से जाती है, वो किसी की जेब से थोड़ी जाती। तो अगर उनको देना है आपने 500% इजाफा कर देते हैं, 300% इजाफा कर देते हैं, मरात उनको और दे देते हैं, तो ये सरकारी मुलाजम भी तो आपके मुलाजम हैं, वो अपनी ज़िंदगी का, जवानी का सारा हिस्सा जो है वो वहाँ पे सरकार को देते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, खिदमत करते हैं। अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन जो बेचारे मुलाजम हैं जिनको ये सहूलतें देनी चाहिए उनको देते नहीं है। तो जो अफसर हैं जिनके पास पहले ही सहूलतें उन्हीं को देनी शुरू कर देते हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है ना, ये मुलाजम चाहते हैं, ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, तफरीत नहीं होनी चाहिए। जो उनका हक बनता है उनको दे, जिनका जो हक बनता है उनको दे। अफसरों को और बड़े अलाउंस मिल जाते हैं, गाड़ी उसको फ्री मिली है, घर मिला हुआ है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, पेट्रोल उसके पास, बिजली, गैस, बाकी सारी मरात जो है। तो जो छोटे मुलाजम है यार वो भी मुलाजम है। अगर कोई बड़ा मुलाजम है किसी 18वें स्केल का, 19 का, 20 का कर, वो भी मुलाजमत ही रहा है ना, नौकरी कर रहा है, जाता हाजिरी लगाता है। तो छोटा मुलाजम भी तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है छोटे मुलाजम को। उसकी वजह यह है कि उसकी तो तनख्वाह कम होती है, सेकेंडली उसके 3-4 बच्चे अगर घर किराए का है तो वो तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। तो इसलिए ये चीज़ें इसलिए रखी जाती हैं कि अगर एक बंदा रिटायर हो जाता है, जब 60 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाता है, ये 60 साल पे पहुंचता है वो बंदा, तो उसके करने के लिए क्या रह जाता है उसकी से जवाब दे जाती है, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा लग जाती हैं। तो ये इसलिए रखा गया था वेलफेयर के लिए कि ये उसको ग्रेजुविटी मिल जाए, पेंशन मिल जाए टाइम से, ताकि वो अपने घर चला। और बाकी ये जो पैसे हैं, ये ग्रुप इंश्योरेंस है या नॉवल फंड है, ये कुछ सारे मुलाजम सारी ज़िंदगी तो नहीं इस्तेमाल करते ना। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर कोई डेथ हो गई है तो उसको उसकी इंश्योरेंस उसके वर्षा को मिल जाए। जो नई डेथ होती पैसे तो उसके भी कटे हुए ना, सारी ज़िंदगी की मुलाजमत वो कटा रहा है पैसे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो किसका राइट है फिर? उसी का राइट है जिसके पैसे कटे हुए हैं, और हुकूमत इस्तेमाल भी और करती ये इसका बेहतर तरीका जो अब हुकूमत करने जा रही है कि अब जितने भी आगे मुलाजम होंगे उनके जितनी कटौती होगी तनख्वाह वो बैंक पे जाएगी। बैंक जो है वो जिम्मेदार होगा, वो उसको उसके मुताबिक मुनाफा देंगे, तो वो जब रिटायर होगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये काम पहले कर लेती हुकूमत, ना बर्डन पड़ता, उनके पैसे खा भी गए हैं आप। पहले हुकूमत खुद रिडक्शन करके अपने पास नहीं, वो उधर ही बैंक में ही रखती थी ना, लेकिन मुलाजम को कुछ नहीं मिलता था ना। जैसे अभी ये देख ले, ये पंजाब के कोई तकरीबन 9-9.5 लाख मुलाजमीन है, थोड़े नहीं, उन्होंने रिटायर होना ही होना है।
तो उनको ये बेनिफिट होना था। जो रिटायर हो गए पीछे वो तो ले गए। और जैसे फेडरल के भी वो उन्होंने बताया कि 14 लाख है। हाँ जी 14 लाख तो फेडरल के डाल लें तो ये 9 लाख बाकी पाकिस्तान सूबों के के तो डाल पता लें नहीं ना, कितने, तो 50 कितने लाख तो होंगे। कितने सारे ये मुलाजिम बन जाते हैं। बाकी सूबों में कई जगहों पे मिले भी हैं पैसे उनको और मिल भी रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी ज्यादा। सिंध में तो चले जाए, पंजाब में क्यों नहीं? सिंध में चले जाएं, वहाँ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हर साल ज़्यादा बढ़ती है। अगर वफाक ने ऐलान किया है ना 5% बढ़ानी है तो 10% बढ़ाते हैं, अगर 10 कहा तो वो 15 बढ़ाते हैं। इसी तरह KP के अंदर है, बाकी जगह भी। सिर्फ ये पंजाब के अंदर कहते हैं सुबह बहुत बड़ा है और बड़े इसके मतलब पैसे आते हैं, आमदन इसकी ज़्यादा है, तो फिर ये आमदन कहाँ जाती है? मकसद कहने का है जहाँ पे जिसकी मदद करनी है उसकी करते नहीं है, फिर उनको ले आते हैं, आपको माजूर कार्ड दे देते हैं, किसी को बुजुर्ग कार्ड देते हैं, किसी को कुछ दे देंगे। आप उनका हक तो पहले दें उनको, अगर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो दें, क्योंकि जब 60 साल आप गुजार चुके हैं तो आपके अंदर क्या साथ रह जाता है? आप बीमारियों का मब्बा बन जाते हैं, टेंशनें इतनी होती हैं, घर की टेंशन है, सरकार की टेंशन है, बाकी मामलात हैं। फिर ये चीज़ें जो होती थी, इसका फ़ायदा ये होता था कि जब वो रिटायर होता था, अपनी बेटे की कोई शादी करनी थी, उस पर पैसे लगा लेता था, या कोई छोटी मोटी हट्टी डाल के, या कोई परचून की या दुकान या कोई कारोबार छोटा मोटा करके तो बैठ जाता है, चलो यार आगे जो वक्त गुजारना है उसमें से उसके फ़ायदा हो जाए, उसके बच्चों का जो रिज़्क है वो चल जाए। लेकिन अब जो नौकरी सरकारी है उसमें तो वो खत्म कर रहे हैं ना, ये सारी चार्म खत्म कर रहे हैं। बल्कि अब कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं, लोग उसमें उन्होंने कहा पेंशन नहीं मिलेगी, आपको पता ही है ना। जब पेंशन नहीं मिलेगी ग्रेजुएटी कहाँ से मिलेगी? जो पैसे कटने हैं थोड़े बहुत उनके, इसी तरह जैसे ये काटे वो बैंकों में जाएंगे और उसमें ऊपर बैंक की मर्जी है कितना वो मुनाफा देता है नहीं देता। तो ये जो आप बिनावल फंड है या ग्रुप इंश्योरेंस है या पेंशन है या ग्रेजुएटी है, ये कोई हुकूमत जो है ना वो खैरात नहीं देती, ना अल्लाह माफ़ करे वो मांगते हैं, ये उसका आईनी हक है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि उसको ये मिलनी है। एक केस मैं आपको बता देता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर एक केस था इसी तरह का। वो बंदा 20 साल के बाद रिज़ाइन दे के चला गया और उसके बाद वो जब वो आया 2 4 5 साल बाद, तो उस लोगों ने कहा भाई यार तुम्हारी तो पेंशन बनती है, तुम्हारी तो सर्वत तकरीबन पेंशन के बराबर पूरी हो गई है, तो क्यों नहीं केस करते? उसने ट्रिब्यूनल में केस कर दिया, वो 13 साल गुजर गए और उन्होंने कहा जी नहीं अब तो ये टाइम बार्ड हो गया, आपको नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, वहाँ जो 3 रुकनी बेंच या 2 रुकनी बेंच बना जजों का, जजीद का मोहतरम जजीद जो थे, उन्होंने फैसला दिया कि भाई आप किस तरह उसका रख सकते हैं हक, ये तो सारा कुछ उनको आइन ने दिया है, आप कैसे कह सकते हैं तखीर? अगर कोई बंदा 2 4 साल नहीं लेता तो इसका मतलब वो ख़त्म हो गया है, आइन ख़त्म हो गया है, कानून ख़त्म हो गया है, उसमें कोई तरमीम भी नहीं हुई, कोई ऐसी बात भी आपने नहीं की, तो उसको दे राइट। तो इस तरह के एक नहीं लाखों मुलाजिम होंगे जो बेचारे इस तरह से रुल रहे हैं और उनको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, कहाँ पे दादरसी करनी है। तो ये एक बड़े अच्छा, अब ये जो फैसला हुआ है जो आपने ब्रेक की ये खबर, इसके मुहरकात पीछे क्या हैं हुकूमत? यही थे ना कि वो जो इनकी तंजीमें हैं वो एहतजाज करती हैं, जाती हैं इस्लामाबाद बैठती हैं, असम्बली के बाहर बैठती हैं, पंजाब असम्बली के बाद एहतजाज होते हैं, तो यही होते हैं ना। तो अभी जो राणा खालिद साहब ने बात की है कि आप वतन सूबे मानते हैं कि नहीं? नहीं, सूबे पंजाब के अंदर मैं बता रहा हूँ ना कि केस हुआ है, हाई कोर्ट में केस है, वो भी जिस जज साहब के पास लगा हुआ था वो हो गए रिटायर, नए आए हैं, उन्होंने बहुत सख्ती से चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा कि उनका राइट क्यों नहीं देते, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने को टाइम मांगा है उनसे, हमें को थोड़ा सा टाइम दे दें, हम अपना को हिसाब किताब करके फिर आपको आपके बताते हैं। ये मिलने ही मिलने हैं। जब वफाक के कहने के बावजूद पंजाब इंप्लीमेंट पंजाब में केस पहले हो गया, कोर्ट में है, पंजाब में केस पहले कर दिया गया था, वो कोर्ट में चल रहा था। ये वफाक ने बाद में ऐलान किया, जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की, उसने ये फैसला किया। वहाँ पे ये जो खबर वहाँ से निकली है कि वो देने जा रहे हैं जी अपने 3 माह के अंदर, वो कह रहे हैं जी हम अपने मुलाजमीन जो है उनको ये स्केल के मुताबिक हमने ये डिसाइड किया है, फार्मूला बनाया, तो ये पैसे मिल जाएंगे। अब यही फार्मूला यहाँ भी लागू होना चाहिए सारे सूबों में। वफाक और सूबे जो है वो एक ही पाकिस्तान है, अलहदा थोड़े हैं। वो वफाक का जो है एक ही हुकूमत है, एक ही हुकूमत भी एक ही है, पंजाब के अंदर भी और ऊपर भी एक ही पार्टी की हुकूमत है। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि उनको पैसे मिले। राणा खालिद फारूक साहब, उम्मीद तो है, उम्मीद से दुनिया कायम है, और अगर बात चली है तो फिर उम्मीद तो करते हैं कि इस मरतबा जो है वो अमल दरामद भी होगा, और लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला जेर बहस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा गया है कि इसके ऊपर अमल दरामद करें। मुलाजमीन उम्मीद तो बहुत असरात से हुकूमत से लगा के बैठे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि आज तक जो फैसला मुलाजमीन के हक में आया उस पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जो फैसला मुलाजमीन के खिलाफ आता है वो फिल फॉर पहले घंटे में इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं एक यहाँ पे मौके के मुनासबत से मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि पिछले 20 साल से जब पेट्रोल 30-35 रुपये लीटर था और मुलाजमीन का कन्वेंस लोन जो उस वक्त मिल रहा था, और आज पेट्रोल 500 को टच करने वाला, तो आज भी मुलाजमीन का कन्वेंस लोन्स और मेडिकल लोन्स वहीं का वहीं फ्रीज खड़ा है।
वो बिल्कुल है, बहुत ही कम मेडिकल लॉन्स है। मैंने ग्रेड 17 के एक मेडिकल ऑफिसर की पे स्लिप देखी तो 1800 समथिंग उसका मेडिकल लॉन्स था। बाकी आपके जो मुलाजमीन उनका भी इतना ही होगा। और कन्वेंस लॉन्स की अगर बात कर ले तो वो 5000 है। 5000 में तो 10 लीटर 12 लीटर पेट्रोल नहीं आता, और वो आप 2-3 दिन 4 दिन यूज कर सकते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। तो ये तो बहुत ही कम कन्वेंस लॉन्स है मुलाजमीन का। मेडिकल लॉन्स की बात कर लें और हाउस रेंट लॉन्स की बात कर ले तो इस हाउस रेंट लॉन्स के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल खालिद साहब के कोई बंदा घर भी ले सकता है रेंट के ऊपर। लैट्रीन भी नहीं बाकी वहाँ घर मिलती, कहाँ पे, मैं अगर कहूँगा कि अगर बंदा एक कमरे का फ्लैट भी लेना चाहे तो वो भी नहीं मिल सकता। इस हद तक मुलाजमीन जो महंगाई में पिस गए हुए हैं इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन अपना पेट छुपा के बस किसी तरह कसम पुर्शी से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मुलाजमीन चाहे वो किसी भी महकमे का हो, किसी भी अदारे का हो, फेडरल का हो, प्रोविंशियल का हो, लेकिन मुलाजमीन का इस वक्त जिंदगी गुजारना बिल्कुल माहौल हो चुका हुआ है। हम तो मुतालबा कर सकते हो हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा आप महंगाई देखते हैं, मुसू तबकात को आप देखते हैं, आप ताजरों को जो है आप सहूलतें देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े जो टैक्स कलेक्टर हैं आपके, जिनका आप टैक्स बिना पूछे काट लेते हैं मुलाजमीन का, आप कम अज़ कम इनको सहूलियात देने के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर मुलाजमीन अगर खुशहाल होंगे तो ये तनदही से काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तो यहाँ पे एक और मैं छोटा सा मसला है कि उजागर करूं, अगर आप मुझे मौका दें। देखिए मैं एग्जांपल दूंगा अपने महकमे की। मेरे महकमे में जो 1980 में जो पोस्टों की सेंशन थी, सपोज कि यहाँ पे 1600 ऑडिटर काम करेगा पूरे पंजाब को देखने के लिए, तो आज 2026 में 46 साल बाद वहाँ पे 800 बंदा काम कर रहा है, जबकि जो काम का जो वॉल्यूम है वो 20 गुना बढ़ चुका हुआ है। और हुकूमत हर आने वाले दिन पोस्टें अबॉलिश करती जा रही, पोस्टें खत्म करती जा रही। पहले फेडरल ने खत्म की, अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने पोस्टें खत्म कर दी। यानी कि पॉलिसी मेकर ये सोचते ही नहीं कि हमने अदारे चलाने कैसे हैं, सिर्फ बचत की तलवार जो है वो इस तरह चलाई जाती है कि अदारे तबाह होना शुरू हो गए हुए हैं। लेकिन अपने जो प्रोजेक्ट जो हैं बड़े बड़े जो उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन जो असल हकीकी जो मामला है जिससे मुल्क तरक्की कर सकता है, जो मुलाजमीन जो अगर सही काम करें उनको उनका हक मिले, जो मुलाजम जिंदगी के हुकूमत को देता है, 60 साल सर्विस करता है, और उसको उसका हक नहीं मिल सकता, तो किस तरह मुमकिन है कि बाकी लोग हुकूमत वक्त पर भरोसा कर सकेंगे जो ये वादे कदम पूरे कर सकते हैं। तो खालिद फरूक साहब, ये कैसे आप अगर 20 गुना वॉल्यूम बढ़ चुका है काम का, तो कैसे फिर सारा काम हो रहा है 40 साल बाद? यकीन करें कि ईमानदारी की बात है कि इस वक्त इतना बर्डन है मुलाजमीन के ऊपर, इतना बर्डन है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इतने कम मुलाजमीन के साथ इतने बड़े बर्डन को हैंडल करना। नो डाउट कंप्यूटर सिस्टम आया, काफ़ी सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली हुई, लेकिन उसके बावजूद मुलाजमीन इतने जहनी कोफत का शिकार हो गए हुए हैं, क्योंकि उनसे डे बाई डे प्रोग्रेस तो मांगी जा रही है लेकिन रिवार्ड कोई नहीं दिया जा रहा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा जो जायज़ पोस्टें हैं जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, बाज़ महकमों में कोई शक नहीं काली भेड़ें मौजूद होती हैं, बाज़ महकमों के अंदर मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा होती है, जैसे PAE में थी, बाकी कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे ज़्यादा मुलाजिम भर्ती किए गए, लेकिन सभी को एक ही तलवार के साथ सलूक करना वो गलत है। कुछ अदारे ऐसे हैं, जैसे मेरा अदारा आर्ट एंड अकाउंट का अदारा है, तो अगर यहाँ पर मुलाजमीन की आप तादाद कम करेंगे तो इट्स मीन कि आपका चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाएगा। जब चेक एंड बैलेंस किसी भी अदारे या किसी मुल्क का खत्म होता है, क्योंकि ऑडिट अगर सही नहीं होगा, प्री ऑडिट अगर सही नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब है बेज़ाब्तगियों में इजाफा होगा। ऑडिट तो बहुत अहम महकमा है और इसमें भी अगर इस तरह किया जा रहा है तो बड़ी अफसोस हमारी की बात पोस्टें है। बालिश कर दी गई हुई हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राणा खालिद फरूक साहब। अशरफ महताब साहब, आपसे आखिरी पूछना चाहता हूँ बात कि जो है वो ये कह रहे हैं कि इतना वॉल्यूम बढ़ चुका है कि 40 साल बाद भी मुलाजमीन की तादाद उससे या उससे भी कम कर दी गई है और सख्तियाँ की जा रही हैं, एप्रिसिएशन नहीं है। अगर एप्रिसिएशन नहीं है तो टीम वर्क कैसे होगा? देखिए ना, बिल्कुल बात आपकी सही है। आपने भी एक खबर दी थी जिसमें आप बताया था कि हज़ारों मुलाजमीन की पोस्टें ही जो है बालिश कर दी गई हैं, वो रहने नहीं दी, ख़त्म कर दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है अपने अदारों को बेहतर तरीके से जाने। अगर 100 मुलाजम कहीं पे चाहिए, वहाँ पे मतलब 40,000, 50,000 या 60,000 या 70,000 मुलाजम है, तो बाकी जो ऊपर जो 30,000 मुलाजम है अगर नहीं है तो उनका काम उन पे जाएगा ना, बर्डन जाएगा उनका, जाएगा। ठीक है। और इससे बचत भी पता नहीं क्या होती है। नहीं, बचत कोई नहीं होती। ये मैं अभी ये रिसेंटली खबरें आ रही हैं, आप देख लें, वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं तो कितने मशीर और वजीर बनाए हुए हैं उन्होंने, इतने हैं, पूरी दुनिया में हैं। छोटा सा मतलब कि हमसे कई गुना बड़े हमारे साथ ममालिक हैं, उनमें तो ऐसी कोई नहीं तादाद। फिर अभी रिसेंटली KPK के अंदर खबर आ गई है कि जी 5 मशीर और लगाए जा रहे हैं। ये सियासी ब्लैकमेलिंग करके
सियासतदान तो सारा कुछ कर लेते हैं। अब जो मशीन लगाए जाएंगे उनको कोई नहीं, दफ्तर भी दिया सियासतदान जाएगा, भी कर लेते हैं, गाड़ी भी दी ब्यूरोक्रेट जाएगी, भी कर दफ्तर दिया जाएगा, वहाँ का सारा खर्चा भी उनके जिम्मे होगा। तो वो इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो यार जो बेचारे जिन्होंने 25-30 साल जिंदगी गुजारी है बिल्कुल ठीक। और आपको सारी सर्विसेज दी हैं, आपको पूरी जवानी उन्होंने वक्फ कर दी है सरकार के लिए, तो उनको आपको बुढ़ापे उनका में हक अगर- भी उनको नहीं दिया जा रहा। उनको बुढ़ापे में उनका सहारा बने ना, जैसे कहते हैं माँ रियासत जो है माँ जैसी होती है, तो ये उसके सपूत नहीं है। सरकारी मुलाजम भी तो उसके उसी में आते हैं ना, उसी खाते। तो अगर एक तरफ आप इतनी मराद दे रहे हैं, दरादर मशीर वजीर बन रहे हैं, सारे सूबों के अंदर ही ऐसे हो रहा है, तो फिर मुलाजमीन का क्या कसूर है? वो अखराजात कम करें, अल्ले तल्ले कम करें, ये सारी चीज़ें करें, तो जो जिसका जो राइट है वो दें। और राइट वो मांग रहे हैं जो ऑलरेडी उन्होंने ठीक आपको है। कटवाए हुए हैं, ये बहुत नहीं को शुक्रिया। आपसे कोई ज़्यादा रिलीफ ले रहे हैं, तनख्वाह से कटवाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ मुमताज़ साहब। आप उम्मीद करते हैं कि ये जो फैसला हुआ है और जो मुलाजमीन का हक है वो उनको मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने अगर फैसला कर दिया है तो पंजाब के अंदर ये अमल दरामद ज़रूर होगा। देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है, हम इसको फॉलो अप करेंगे। नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।